अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज बहुत दो अहम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। एक तो एआई का, हमें मालूम है कि एआई आ गई है लेकिन हमें उसका सही इस्तेमाल नहीं आता। एआई में बहुत से लोग अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आती कि किस तरह से हम बना सकते हैं। और दूसरा टॉपिक हमारे साथ, दूसरा टॉपिक जो है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपनी स्किन को लेके, अपने बालों को लेके। और अगर गर्मियों की बात की जाए और जितनी गर्मी पड़ रही है आगे इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होता जाएगा, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, एक्नी के मसाइल जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा जो है महंगी एक्सपेंसिव जो होती हैं प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है, लेकिन हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्किन को किस तरह से हम तरोताज़ा रख सकते हैं। और एआई पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब। तो चलते हैं अहमद साहब की तरफ और उनसे मैं सवाल करूंगी कि एआई हर तरफ होता है लेकिन हमें सही इस्तेमाल नहीं आता। हम इसको उसी तरह से एक नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम किस तरह से इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एआई, हर तरफ एआई की बात होती है। छोटे से छोटा बच्चा जो है वो एआई को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन हमें सही इस्तेमाल नहीं आता। करना क्या चाहिए? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो सबसे मजे की बात यह है कि लोगों को लगता है उन्होंने चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लिया तो एआई इस्तेमाल हो गया। सारी एआई हम एक्सपर्ट हो गए हैं। उन्होंने जी एआई का 1 A to Z, एक तो ये जो सबसे बड़ा मजे का सवाल होता है ना, मैंने एआई सीखनी है A to Z, ये भी एक बड़ा मजे की चीज़ है। मुझे नहीं आज तक समझ आई कि A to Z क्या होता है। देखें, एक सबसे पहले एक दिमाग से चीज़ निकाल दें कि एआई कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको फौरन सारे से सारी आ जाएगी। एआई इज अ कॉन्सेप्ट, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। अच्छा, एआई को जब आप और डीप जाते हैं, इट्स अ प्रोडक्टिविटी टूल जिसने आपकी रूटीन्स को समझ के आपकी ही लाइफ आसान करनी है। दिस इज नॉट समथिंग, देखें पहले चैट जीपीटी से पहले आप क्या किया करते थे? आप करते ये थे कि जी गूगल पे जाते थे, आप डॉक्यूमेंट बनाते थे और डॉक्यूमेंट में 2-3 घंटे लगते थे बनाने में, उसको शफल करने में, उसको कंपाइल करने में। आज वो काम 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाता, यानी आपको 1 सेकंड में उसका आंसर आया, उसके बाद जी आपने साथ ही लिख दिया कि ठीक है जी अब इसको पढ़ लिया और 1 घंटे में आप फारिग हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप घंटे में अगर फारिग हो जाएंगे तो जो बाकी टाइम है तो ये समझा जाएगा कि बंदा वेला है, बंदा वेला है। अभी रिसेंटली एक बड़ी मजे की चीज है, मैं अभी ट्रेनिंग देने गया हुआ था एक जगह पे, तो वहां पे ना अब एआई आई है, तो एआई का मतलब तो ये है कि जी चीजें आसान करनी है, चीजें जल्दी करनी है, ताकि ना आपका टाइम जाया हो ना मेरा टाइम जाया हो। वो कहते हैं, ये हमारे एजुकेशन सेक्टर मुझे फील हो रहा है कि ये जो है ना एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है मुझे, कि जी शायद लोग इसीलिए एआई को बैन, यानी चैट जीपीटी को बैन करना चाहते हैं चीजें, क्योंकि टाइम जाया नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ, जल्दी काम कर लेंगे तो काम का और बर्डन नहीं आ जाएगा, तो ये भी तो मसला आ सकता है। देखें, काम आप क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। अब उसके अंदर ना उन्होंने जो बड़ी मजे की बात की जी कि आपने तो कहा था ये 4 घंटे में काम होगा, ये 2 घंटे में कैसे हो गया? तो मैं उनको समझाने की बाद में कोशिश कर रहा था कि यही तो करना था असल में। अगर कोई चीज 2 घंटे में हो रही है जो कि 4 घंटे या 8 घंटे में होनी थी, तो इसका मतलब है कि आपके लोगों को चीजें जल्दी समझ में आ रही हैं। तो हमें ना ये दकियानूसी चीजों से सबसे पहले बाहर निकलना, यानी जो ट्रेडिशनल वेज हैं जिनको कहते हैं काम करने के, जब इनसे बाहर निकलेंगे तो खुद ब खुद चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। अब जब 8 घंटे का काम आपने 2 घंटे में कर लिया, तो आगे जो 6 घंटे हैं उसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, उसके अंदर आप और चीज़ों पे काम कर सकते हैं, पर्सनालिटी को ग्रूम करने में काम कर सकते हैं। अभी तो बंदा आता है ना जो प्रोग्रामर हो या टेक्नोलॉजिस्ट हो, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, हमारे दिमाग में यही है कि बहुत काम करने वाला बंदा, जिसके जितने कपड़े खराब हो उतना ज़्यादा मेहनत करता है। तो मेरा ख्याल अब हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप चलते हैं डॉक्टर सारा की जानिब और उनसे बात मैं ये करने जा रही हूँ कि स्किन का गर्मियों में किस तरह से हमने ख्याल रखना है। जी सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चीज़ें जो हैं हम मेजर गलतियां गर्मियों के मौसम में करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डल भी हो जाती है, एक्नी का मसला भी आ जाता है, क्या करना क्या चाहिए? देखिए, जो इशू होता है ना गर्मियों में, वो एक तो होता है कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑफ कोर्स गर्मी का मौसम है तो गर्मी ज़्यादा ही होगी। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो सन एक्सपोजर होता है। सन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से मिल के ऑफ कोर्स पसीना बहुत ज़्यादा आता है और ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से एक तो दाने भी निकलते हैं, ऊपर से स्किन भी डल हो जाती है। फिर जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है या फिर मलाजमा का इशू होता है, उनकी पिगमेंटेशन भी वर्स हो जाती है, मलाजमा भी एग्रावेट हो जाता है। तो फिर करना क्या चाहिए?
जो अगर तो आप मेरे से ये पूछें कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जो हम कर लें तो काफ़ी फ़ायदा हो, या फिर अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, रूटीन्स वगैरह फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप बहुत लंबी रूटीन्स, डॉक्टर्स बहुत लंबी रूटीन्स बताते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, तो क्या किया जाए? तो फिर एक सिंपल सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सन ब्लॉक आपकी 80% ऑफ एक्सट्रिंसिक एजिंग जो है उसको रोकता है। तो एक्सट्रिंसिक एजिंग में एक तो हमारी जो सैगिंग है वो भी आ जाती है, जो इलास्टिसिटी है वो भी मतलब कि कम होती है, तो स्किन में ढलकना और फिर ये जो झुर्रियाँ वगैरह पड़ना वो होती हैं। गर्मियों के ब्लॉक से ये ओवरकम हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये हो जाता है, क्योंकि देखें जब सन एक्सपोजर होता है तो उसके साथ जो यूवी रेज होती हैं, जो सूरज की शुआएं होती हैं, वो हमारे कोलेजन को ख़राब करती हैं। जो स्किन के अंदर कोलेजन होता है उसको ख़राब करती हैं। जब कोलेजन ख़राब होता है तो हमारी स्किन ढलकती है, झुर्रियाँ पड़ती हैं, सैगिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सन ब्लॉक ही है। इसके अलावा जो क्लेंजिंग है उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। गर्मियों का मौसम है, बहुत पसीना आ रहा है, तो जेल बेस्ड जो फोमिंग क्लेंजर्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। और उसके अलावा ये चीज़ ना भूलें कि गर्मियाँ हैं, ऑयली स्किन है, ऑयल आ रहे हैं, तो मॉइस्चराइजेशन नहीं करनी है। फिर भी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, ताकि ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा चेहरे को बार बार धो रहे हैं पसीने की वजह से, तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। उस खुश्की को काउंटरएक्ट करने के लिए जो आप उसको दे रहे हैं बार बार स्किन को धो के। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो भी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, अगर ऑयली हो जाती है तो भी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो दोनों सूरतों में हमें किस तरह से स्किन का केयर करना है? जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से जो दाने निकलते हैं वो बैरियर के ख़राब होने की वजह से निकलते हैं। मतलब कि आप ओवर क्लेंजिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो स्किन को बहुत एक्सफोलिएट कर रहे हैं, तो जब ये करेंगे तो फिर बैरियर ख़राब होगा। बैरियर ख़राब होगा तो उसकी वजह से भी एक्ने होती है। जब बैरियर ख़राब होता है इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्ने ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो दूसरी चीज़ आप कह रही हैं कि ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी एक्ने होती है। ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि जब भी हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं तो वो सीबम को, जो कि ऑयल है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। जब ऑयल ज़्यादा होता है तो फिर जो हमारे पोर्स हैं वो क्लॉग होते हैं, उसकी वजह से एक्ने बनती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, एक तो ख्याल ये रखना है कि ऑयल की प्रोडक्शन को हम कम कर सकें, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि इसमें आपकी हेल्प करती हैं। एक तो सैलिसिलिक एसिड है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, बहुत सी चीज़ें हैं, एडापिलिन है, डिपेंडिंग ऑन स्किन कैसी है, क्योंकि हर चीज़ हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब डॉक्टर ने बता दिया कि सैलिसिलिक एसिड एक्ने के लिए अच्छा है, तो हर कोई जाके सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्किन के लिहाज से होता है। स्किन वेरी करता है, स्किन के लिहाज से होता है। सेंसिटिव स्किन वाले शायद यूज़ ना कर सकें, लेकिन जिनकी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है वो कर लें। ड्राई स्किन वालों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उनका बैरियर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड, बट दे हैव टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। राइट, चलते हैं अहमद मंजूर साहब की तरफ वापस। और सर, जैसे गवर्नमेंट ने AI को एजुकेशन में लाजमी कर दिया है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, बाय द वे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यानी कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करें, सारा कुछ करें, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप टाइम से पहले सीख लें, ठीक है। कई दफ़ा हम चीज़ों में बहुत लेट हो जाते हैं, लेकिन अब अगर एक चीज़ जल्दी आ रही है तो मेरा ख्याल है सीखना चाहिए। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना सीखें। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। प्रोग्राम्स जो हैं वो AI के टूल्स बना रहे हैं। आप ज़्यादा टाइम लगाएं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में, चीज़ों को प्रेजेंट करने में। आपने कौन सा आइडिया पे आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, जैसे अभी मैम कुछ डिस्कशन कर रही हैं रिगार्डिंग, तो अब इसका भी तो एक टूल बन सकता प्रॉपरली। जैसे आप अगर किसी बड़े उसके ऊपर जाएं तो वहाँ पे फैशन ब्रांड पे, तो वहाँ पे जी उन्होंने मिरर्स लगा दिए हैं जो आपको ये नज़र आता है कि अच्छा जी मेरे पे ये कोट कैसा लगेगा, तो दैट्स आल्सो AI। बाय द वे आप सब, हम सारे जितने भी लोग हैं, फिल्टर की सूरत में AI ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो ये जो कदम गवर्नमेंट ने उठाया बहुत अच्छा है कि जी इन्होंने बहुत सारे लोग पढ़ाने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके अंदर अगर हम कुछ और बेहतरी ला सकें उस करिकुलम के अंदर, जो डेली के टास्क को आसान कर सकें, तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हमारी एक वर्क फोर्स तैयार होगी जो अगले 5 साल में हमें एक अच्छा ज़र मुबादला लेके आ सकती है पाकिस्तान के अंदर, और इकॉनमी को और ज़्यादा बेहतर कर, जिसको हम डिजिटल इकॉनमी कहते हैं पाकिस्तान की। पर अगर कोई AI में एक्सपर्ट होना चाहता है, फ्यूचर बनाना चाहता है, अर्न करना चाहता है, तो वो फिर क्या करे, किस तरह से एक्सपर्ट बना जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो ना ये एक बड़ा मजे का चीज़ है, वो हमें ना एक और चीज़ दिमाग से निकालनी चाहिए। एवरीबडी वांट टू बी एक्सपर्ट, ठीक है। हर बंदे को नंबर 1 बनना है,
नंबर 2 या नंबर 50 या नंबर 100 पे क्या जाता है, कुछ नहीं जाता अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बात के जी कैसे किया जाए। देखें, सबसे पहले एआई से दोस्ती करें। सबसे पहले ये देखें कि एआई काम कैसे करता है, रिस्पॉन्स कैसे करता है। अच्छा, हर टूल हर चीज हर बंदे के लिए नहीं है। यानी अगर आप चैट जीपीटी, अगर आप सेम सवाल जो हम डिफरेंट अपनी वर्कशॉप्स में या डिफरेंट सेमिनार्स में भी दे रहे होते हैं, वो ये कि जी आप सेम सवाल चैट जीपीटी को भी दें, जेमिनी को भी दें, क्लाउड को, ग्रॉक को, हर किसी का जवाब डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब ये कि उनके सोर्सेज शायद डिफरेंट हैं, शायद एक दो बीच में सही आपको सेम जवाब भी दे दें, लेकिन अब जब डिफरेंट जवाब आ रहा है तो इसका मतलब ये कि उनके सोर्सेज फर्क हो गए ना। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपको जनरल डिस्कशन करनी है, जनरल गाइडेंस लेनी है, चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है तो जेमिनी बहुत अच्छा, आपको ट्विटर से रिसोर्सेज चाहिए तो ग्रॉक बहुत अच्छा है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करानी है तो क्लाउड बहुत अच्छा है। इसी तरह बहुत सारे टूल्स हैं। अच्छा, इसी टूल्स अलग हैं, लेकिन सबका जो फोकस है वो चैट जीपीटी पे ही है। शायद हमें ये लगता है कि चैट जीपीटी एक ही टूल है और उसी पे सारा काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो गई है ना, वो फॉरेन से फ्री में अवेलेबल है और लोगों को लगता है बस यही है। और मजे की बात है, आप किसी ट्रेनिंग में भी जाए ना, वो पता क्या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे बनते हैं, दैट इज कॉल्ड LLM, कि जी ये कैसे बनते हैं। ओ भाई, मुझे नहीं जरूरत इन चीज की, इस चीज को सीखने की। अब मुझे इस चीज की जरूरत है कि कैसे मैं अपनी जिंदगी को आसान बना सकूं। जैसे हाँ, एक गलती जो लोग करते हैं वो बड़ी मजे की होती है, वो ये कि जी जब आप ईमेल उससे लिखवाते हैं तो कम से कम उसको पढ़ के ना अंदर नाम चेंज कर लिया ऐड योर नेम और ऐड योर डेट की जगह वहां पे चीजें ऐड कर लिया। ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई कमांड, कोई प्रॉम्प्ट दे रही हैं तो जैसे ही वो आता है कॉपी पेस्ट करके हम आगे भेज देते हैं, पढ़ने की जहमत भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपना अब देखें, आगे जो लोग पैसा कमाएंगे, एक तो आइडियाज पैसा कमाएंगे, दूसरा क्रिटिकल थिंकर्स पैसा कमाएंगे। यानी ये टूल, अब मुझे अगर प्रोग्रामिंग करवानी है तो मुझे एक बंदा हायर करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही मुझे किसी कंपनी के पास जाएंगे। मेरा जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है, जो कि जिसको हम MVP कहते हैं, या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने अगर तैयार करना है, दैट इज विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, विद इन मिनट्स हो जाएगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं 10 दिन 15 दिन या 1 महीना किसी दूसरे बंदे के आगे पीछे फिरूं। तो दैट इज बेसिकली हर बंदे की जिंदगी आसान हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर ऐसे लेके चलें, सबसे पहले ये समझें कि AI असल में क्या है और काम कैसे करती है, तो मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। AI का जिक्र हो रहा है तो डॉक्टर सारा की तरफ चलते हैं और उनसे मैं ये सवाल करूंगी कि क्या AI के इस्तेमाल से हम घर बैठे ही स्किन और बालों की हिफाजत कर सकते हैं? AI के इस्तेमाल से यकीनन ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आप चैट जीपीटी का कह रही हैं। तो चैट जीपीटी से कोई पूछे कि आई हैव सेंसिटिव स्किन एंड एक्ने एज वेल, व्हाट वुड बी गुड फॉर मी, तो AI डेफिनेटली बता देगा कि सेंसिटिव स्किन के लिए जो जनरल चीज़ें हैं वो क्या है और एक्ने के लिए जो है वो क्या है। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना ज्यादा जरूरी नहीं है? Exactly, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि AI हर सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए एक ही जवाब देगा। वो असेस नहीं करेगा, वो स्किन को देखेगा नहीं, उसको ये नहीं पता होगा कि इसमें पिगमेंटेशन कितनी है, स्किन की टाइप क्या है, स्किन के और इश्यूज क्या हैं। तो वो तो एक जनरल से जवाब दे देगा AI। बाकी आपने खुद देखना है, जो भी लोग हैं उन्होंने खुद देखना है कि उनकी स्किन कैसी है। डॉक्टर के पास जाके पूछना। कोई ऐसा आया कि AI से अपनी स्किन का बेड़ा गर्क किया और फिर आपको बहुत टाइम लगा वो ठीक करने में? नहीं, AI से स्किन का बेड़ा गर्क नहीं होता है, स्किन का बेड़ा गर्क होता है ये सोशल मीडिया से। अच्छा, घरेलू जो टोटके बताए जा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से बहुत स्किन का बेड़ा गर्क होता है, जबकि वो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी। लेकिन स्किन का तो होता है ना, क्योंकि हर बंदा जो है मोबाइल पास है, रील्स आ रही हैं और हर एक की कोशिश होती है कि यार ये आसान तरीका है, सस्ता भी है, तो एक दफा ट्राई कर लें। स्पेशली टिकटॉक पे जो ट्रेंड्स होते हैं वो तो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और वो स्किन का ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं कि फिर ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी आवाम ऐसी है कि जो एक चीज़ किसी को थोड़ा सा फ़ायदा देगी, बेशक उसमें स्टेरॉइड्स हो, बेशक उसमें मर्करी हो, दे आर नॉट बॉदर्ड। उनको बस रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। 2 दिन में उन्होंने चिट्टा होना है, 2 दिन में दाने ख़त्म करने हैं। उसके बाद उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हफ्ते के बाद क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी और एग्रेवेट होकर वापस आएंगी। अच्छा तो सारा ये बताइएगा कि हम अपनी फेस की बहुत ज़्यादा केयर कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ पाँव जो हैं वो उनका रंग डल होना शुरू हो जाता है, तो उनकी केयर कैसे करनी है? देखिए, हाथ पाँव के लिए सबसे बेसिक चीज़ अगेन इज़ अ सन ब्लॉक।
जब आपने चेहरे पे सन ब्लॉक लगाना है, साथ ही आपने गर्दन पे भी लगाना है, साथ ही हाथों पे भी लगाना है और पाँव पे भी लगाना है, क्योंकि जो जो पार्ट्स आपके एक्सपोज्ड हैं, सन एक्सपोजर तो हर चीज़ पे हो रहा है, तो आप अप्लाई करें। या फिर कुछ इस तरह की आप अपनी क्लोथिंग रखें जो कि प्रोटेक्ट करे। अगर तो कवर्ड जूते पहन सकते हैं तो कवर्ड जूते पहने, लेकिन कुछ लोगों को इशू ये भी होता है कि कवर्ड जूतों से उन्हें पसीना ज़्यादा आता है, तो फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाती हैं। तो अगर तो वो आउटडोर एक्टिविटी है तो उस टाइम पे कवर कर लें, बाकी दे शुड कीप देयर फीट ड्राई, धो के ड्राई रखें। और सन ब्लॉक वैसे ज़रूर लगाएं। हाथों के लिए क्या किया जा सकता है कि जब आपने बाहर निकले, देखें जो इशू बनता है ना वो मेन होता है सन एक्सपोजर की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया 80% इश्यूज सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो ट्राई करें कि सन ब्लॉक हाथों पे भी लगा लें। अगर नहीं लगा सकते तो फिर इस तरह के ग्लव्स पहन लें जो कि हाथों को सन ब्लॉक सन एक्सपोजर से बचा सकें। और उसमें कौन से होते हैं ज़रा डार्क कलर के, मतलब कि काले रंग के या ब्लू कलर के, इस तरह के डेनिम के या मोटे कॉटन के ग्लव्स पहन लें, ताकि जो सन एक्सपोजर, सूरज की जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए, स्किन तक ना आए। तो बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर्स किए जा सकते हैं इस तरह से भी। अच्छा, अगर ग्लव्स के बावजूद हाथ डल होते रहें तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिनका वो बता नहीं रहे। मतलब कि स्क्रब्स वगैरह कर रहे होंगे घर पे। अच्छा। क्योंकि स्क्रब्स भी हाथों के लिए काफ़ी यूज़ होती हैं। आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड का, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सफोलिएंट, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब ग्लाइकोलिक एसिड से एक्सफोलिएट किया जाता है स्किन को तो सन सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब ये भी आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिक एसिड, ये जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं जैसे कोहनी पे बन जाते हैं, घुटनों पे बन जाते हैं, इवन नकल्स पे बन जाते हैं हाथों के, उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड इज़ गुड। लेकिन उसको अप्लाई करने के बाद सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और फिर भी जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है स्किन की। तो कोई ना कोई इशू होता है जिसकी वजह से जो भी डलनेस हो रही होती है वो होती है। कुछ लोगों की स्किन वैसे ही ज़रा डार्क, हमारी स्किन टाइप्स होती है ना, स्किन की जो टोन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, मतलब कि 1 to 6 होते हैं फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स होती हैं। हमारी पाकिस्तानी स्किन जो है ये यूजुअली 4 to 5 होती है, तो वो वैसी डार्क होती है एंड इट्स प्रोन टू पिगमेंटेशन एंड इट्स प्रोन टू डलनेस एज वेल। तो उसका अगर थोड़ा सा भी ख्याल ना रखा जाए तो फिर डलनेस तो हो जाती है, पिगमेंटेशन भी, इवन हाथों पे भी सन स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, तो ख्याल रखना फिर ज़रूरी होता है। हीट रैश कैसे होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? हीट रैश होता है पसीने की वजह से। जब पसीना आता है बहुत ज़्यादा तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, स्पेशली तब जब हम मेकअप करते हैं पसीने में बहुत इस तरह का जो कि ओक्लूड कर दे स्किन को। मतलब कि आजकल परमानेंट मेकअप का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मेकअप किया हुआ है, वो भी परमानेंट मेकअप अगर स्पेशली किया हो, वैसे तो दूसरे मेकअप से भी हो जाता है, तो जो पोर्स वगैरह होते हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। उसके अंदर से जब पसीना, क्योंकि पसीना इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, गर्मी होगी पसीना आएगा, ऑयल भी बनेगा, तो ये ऑयल और पसीना जब पोर्स में क्लॉग हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर स्किन के नीचे जो एक लेयर बन जाती है फाउंडेशन के नीचे, उसके नीचे वो रह जाता है, एवेपोरेट नहीं होता, तो स्किन इरिटेट होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से फिर ये छोटे छोटे से दाने बनते हैं जिनको हम हीट रैश कहते हैं। इससे कैसे, कोई मेडिसिन वगैरह है, क्या करना है हमने, या सिर्फ एहतियात करनी है? नहीं, मेडिसिन तो हीट रैश के लिए एज सच नहीं है कि अगर आपने कोई मेडिसिन ले ली और आपको हीट रैश नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की एलर्जी प्रोन स्किन होती है, उनको एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि पसीना जो होता है वो जब उनकी स्किन पे होता है तो वो ज़्यादा इरिटेट करता है, तो एंटी एलर्जिक एक ले सकते हैं, देख सकते हैं कि वो अगर करती है बेनिफिट तो उसको लें, लेकिन अगर नहीं करती तो दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट उसकी यही है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ द ट्रीटमेंट, मतलब कि कोशिश करें कि पसीना ज़्यादा ना आए, कोशिश करें कि मेकअप ऐसा करें जो लाइट हो, मतलब कि अगर गर्मी में फाउंडेशन लगानी ही है तो उसके बजाय या तो आप बीबी क्रीम लगा लें या फिर ऐसा सन ब्लॉक लगा लें जिसमें, आजकल तो टिंटेड सन ब्लॉक्स आए हुए हैं, टिंटेड सन ब्लॉक अप्लाई कर लें ताकि मेकअप की एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना रहे और पसीना जो आ रहा है वो साथ साथ एवेपोरेट होता रहे। अच्छा, सन ब्लॉक का जिक्र आपने किया, सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही अच्छा रहता है या कोई सस्ते से भी काम चल जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सन ब्लॉक का एक्सपेंसिव होना उसकी एफिकेसी पे बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं देता। सन ब्लॉक में आपने कुछ चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं।
और सबसे पहले तो ये कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो वाला सनब्लॉक जिसमें UVA और UVB दोनों प्रोटेक्शन हो। UVA एजिंग और टैनिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है और UVB बर्निंग के अगेंस्ट, पिगमेंटेशन के अगेंस्ट। तो एक तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर SPF आपने देखना है, SPF UVB का बताता है कि उसकी कितनी प्रोटेक्शन दे रहा है, तो इट शुड बी अबव 50। UVA जो है उसके लिए एक PA फैक्टर होता है जो कि 3 to 4 प्लस होना चाहिए, उसमें प्लसेस लिखे होते हैं, तो या तो 3 प्लसेस या 4 प्लसेस हों, ये आपने देखना है। फिर जिन लोगों को पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है उनको चाहिए कि वो मिनरल सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, क्योंकि जो मिनरल सन ब्लॉक्स होते हैं उनमें जिंक ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, और अगर साथ ज़्यादा पिगमेंटेशन मतलब कि मिलाजमा के भी इशू है तो कोशिश करें टिंटेड सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें आयन ऑक्साइड होता है जो कि विजिबल लाइट से, ब्लू लाइट से भी बचाता है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, ये नहीं कि ब्रांडेड है, बाहर से आया है तो ही अच्छा होगा। हमारे अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सन ब्लॉक के बाद पसीना भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है कि सन ब्लॉक लगाया और लगाते ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो मौसम गर्म है और फिर जब हम सन ब्लॉक लगा रहे होते हैं तो वो स्किन एकदम से ओक्लूड हो जाती है, तो वो फिर पसीना एकदम से निकलता है। अगर आप नोट करें तो ये पसीना कुछ देर के लिए ही होता है और उसके बाद ये ड्राई हो जाता है। कोशिश करें कि जब सन ब्लॉक लगाएं तो अगर तो AC की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठ जाएं, एक्टिविटी लेवल अपना थोड़ा सा कम करें ताकि उस टाइम पे जो बॉडी है वो हीट अप ना हो रही हो। तो एक तो ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन करें अपने आप को, स्किन ताकि कूल डाउन हो, उसके ऊपर फिर सन ब्लॉक अप्लाई करें और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ज़रा बैठ जाएं पंखे के नीचे ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, ड्राई आउट हो जाए, तो उसके बाद फिर इतना पसीना नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब की तरफ वापस चलते हैं। सर, मैं यही सवाल फिर से करना चाह रही हूँ कि AI से हम पैसे कैसे बना सकते हैं, कि हमारी अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सिर्फ पैसे की दौड़ रह गई है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो पैसा कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो वो जो अभी मैम से भी बात आप कर रहे थे ना कि जी AI से लोग लेके तो चीज़ें चले जाते हैं, और अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें, आज का पेशेंट बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका हुआ है। अगर वो तैयार होके मैम के पास आएगा ना कि मैम मुझे लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, देखें डॉक्टर के पास जाना तो लाजिम है, ये तो नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर के बगैर सारा कुछ कर लें, लेकिन वो उस चीज से बेहतर है जो उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा है जी कि लोग टिकटॉक से और इससे जो कुछ कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो AI से अपनी रिपोर्ट्स दिखा के चीजें करके तो ज्यादा अवेयर होके, तो इससे क्या फायदा होगा कि मैम के पास मैम ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकेंगे, राइट। जहां पे एक बंदे पे आधा घंटा लग रहा है, अगर वो प्रिपेयर होके आया है और उसको कुछ ना कुछ अंदाजा है, वो जो डिस्कशन कर रहा है वो बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन होगी, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर थिंग। अच्छा, ये होगी पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं जो आप वाली थी कि हाँ, हर तरफ पैसे की दौड़ है, हर बंदा ये बता रहा है कि ये कोर्स कर लो तो पैसे कमा लो, ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहां पे इन्वेस्ट कर दो। देखें, आइडिया, हर वो आइडिया आपको पैसे कमा के देता है जो कि 5 साल बाद आने वाला होता है। अगर आपको ये लगता है ना कि जी जो काम अभी हो रहा है वो आपको पैसे कमा के देगा, तो ऐसा तो नहीं होने लगा। उसकी रीजन है क्योंकि आपसे पहले 50 लोग वो काम करके बैठे हैं, तो आपने तैयार करना है। जैसे एक बड़ा बड़ी मजे की एक चीज हुई कि जब ChatGPT OpenAI का बिका ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो हुआ ये कि लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी FYPs हम देखते सारे चैटबॉट्स ही बना रहे थे, जितने हम जहां पे भी देखते थे, जहां पे भी वो फाइनल प्रोजेक्ट देखने जा रहे होते थे, तो वहां पे ना वो चैटबॉट बना रहे होते थे। तो मैंने उनसे ये बात की थी कि क्यों सेम चीज बना रहे हो। देखें, एक कंपनी ने एक डिफरेंट तरीका किया उसने बनाया चैटबॉट ही है, जो रेपलेट एक कंपनी है, नाउ दैट इज $1 ट्रिलियन कंपनी। उसने क्या किया, उसने वही आइडिया उठाया, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया कि आए जो भी टूल बनाना चाहते हैं यहां पे आप ChatGPT की तरह लिखें, इसको कहीं सिंपल लैंग्वेज में, अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में, आपको तैयार करके दे देगा। आज सारी दुनिया उसको कॉपी कर रही है, वो तब बिल्कुल नया आइडिया था। तो देखें, बात पता है क्या, आप अगर ये सोचेंगे कि ये काम आप आज कर लें और आज पैसे कमा लें, तो आज आप लोगों की तरह एवरेज पैसे ही कमाएंगे। लेकिन अगर ठीक है आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया, आज किस आइडिया पे काम किया जाए तो हम पैसा जो है वो कमा सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं। जैसे अभी हेल्थ केयर की आप बात कर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर एक हेल्थ केयर की ऐप बन जाए, जैसे, और सबसे मजे की इस पे स्टैम्प पता कौन से लोग लगाते हैं, जो अचानक आके आपको ये कहते हैं यह तो आप 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, इसको भी कौन यूज करेगा। दैट मीन्स कि ये चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ना ही ये किसी को समझ आ रही है। तो
मेरा ख्याल है कि कोई भी एक आइडिया उठा लें, वो हेल्थ केयर का हो, वो सप्लाई चेन का हो, वो आपकी ऑटोमेशन किसी हवाले से ऑटोमेशन हो रही हो, यानी आप जो रील्स देख रहे हैं उनको ऑटोमेट कर रहा हो। सिर्फ देखें आपके सामने जो रिकमेंडेशन सिस्टम आता है वो भी तो ऐसे ही काम कर रहा होता है कि आपने 2-4 दफा एक चीज देखी, उसके बाद वो ही आपको दिखाना, जिसको हम नॉर्मली समझ रहे होते हैं फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है। हाँ, फेसबुक बातें सुन रहे हैं, हम कुछ सोचते हैं तो चीजें सामने आ जाती हैं, ये हमारी आंखों से हमारी सोच तक पहुंच रहा है, ऐसा कैसे? ठीक है, देखें कैसे बताएं कैसे? देखें ऐसे होता है ना कि आपने एक चीज जाके सर्च की, ठीक है, अब आपने उसको इजाजत दी हुई है कि जी जो भी मैं करूं वो आप ना डिफरेंट ऐप्स से शेयर कर लेना, ठीक है, वो डिफरेंट ऐप्स में, अब आपने फेसबुक पे शेयर, अब आपने गूगल पे सर्च की थी कि जी कहां पे सेल लगी हुई है, वो फेसबुक पे चला जाता है, इंस्टाग्राम पे चला जाता है, आपको हर जगह से दिखाना शुरू करता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अभी आपने कुछ सर्च नहीं किया, सिर्फ सोचा है, अच्छा, तो भी आ जाता है, ऐसा अच्छा, मजे की एक बात बताता, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा अक्सर होता है। ऐसे उसकी रीजन पता है क्या है? देखिए, हमें चीजों की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी हुई है, इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी हुई है कि हम जब यूज कर रहे होते हैं तो पता नहीं लगता। जैसे मैं वो लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई तो मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर मैं यहाँ पे लोगों को कहूँ ना, इस मोमेंट से पहले तक कोई ये सोच के नहीं कर रहा होगा सांस ले रहे हैं सारे, ठीक है, अब सारे सोच रहे होंगे हाँ सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी आदत है, हमने उसको टू बी ग्रांटेड लिया हुआ है कि, लेकिन उसकी चीज जाके उस बंदे से पूछें जिसको ऑक्सीजन लगी होती है, उसकी अहमियत उसको पता ना। तो इसी तरह आप गूगल पे चले जाते हैं, आप फेसबुक पे चले जाते हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता। मैं सिर्फ अगर आपको कहता हूं ना, आप किसी जगह मोबाइल में टाइप कर देते हैं ये चीज, जस्ट लाइक ए रिमाइंडर, तो वो आपस में ये चीजें शेयर कर रहे होते हैं, यानी एक मशीन है, उसने आपस में चीजें वो शेयर कर रहा है, उसी हिसाब से वो आपको चीजें दिखाने। जैसे आपको एक कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं मिसाल के तौर पे, अब आपने तो कॉन्टैक्ट ऐड किया, वो व्हाट्सएप में कैसे ऐड हो गया, वो फेसबुक पे आपको कैसे नजर आना शुरू हो गया। अब वो अचानक जब व्हाट्सएप पे ऐड होता है वो आपको डिफरेंट नहीं लगता, क्योंकि आप कहते हैं हो मैंने तो कॉन्टैक्ट ऐड किया था, लेकिन वो आपको फेसबुक पे नजर आना शुरू होता है, हुई फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपस में आपने अलाउ की हुई हैं, उसी तरीके से काम हो रहा है। और एक देखें, एक जिंदगी में एक चीज और याद रखें सब, वो ये है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, मिसकॉन्सेप्शन में जी रहे, दैट इज अ फियर, वो आपको डरा के रखेगा। जैसे कई दफा होता है ना कि छोटे बच्चों को डराया जा रहा था, इस कमरे के करीब नहीं जाना, अंदर जिन है। जिस दिन उस बच्चे ने वो कमरा खोल के देख लिया, उस दिन जिन खत्म हो जाएगा। तो यही हमारे साथ नॉलेज में हो रहा है, हमारे सामने जो चीज आती है ना, वो चीज हमें याद रहती है, जो चीज पीछे है थोड़ा सा, उस तक हम पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते। तो ये बताइएगा कि राइट प्रॉम्प्ट कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या सर्च करना है, हम कुछ भी टूटा फूटा लिख देते हैं और उसके कुछ भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। देखें, अच्छे रिजल्ट के लिए हमें किस तरह की कमांड जरूरी है? प्रॉम्प्ट का एक स्ट्रक्चर है, यानी इसको सबसे पहले अगर आप ये बताएं कि जी एक्ट लाइक दिस, यानी एक्ट लाइक एन आर्किटेक्ट, एक्ट लाइक ए होस्ट, एक्ट लाइक ए कम्युनिकेटर, ठीक है। अब आप उसके बाद कहते हैं कि मुझे ये वाले टॉपिक पे बात करनी है, इस जगह पे बात करनी है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा। पहले आप उसको एक्ट बताएं, फिर काम बताएं, फिर आप उस चीज को कहां यूज करना चाह रहे हैं ये बताएं, वो आपको एक प्रॉपर आंसर देगा उस पूरी चीज का। फिर उसके साथ वो जैसे को कहते हैं ना, बातों से बातें निकलती आती हैं, फिर आप उसको और प्रोडक्टिव बना के, आपको पोस्टर चाहिए, आपको और चीज चाहिए, तो वो आप बाद में बनवा सकते हैं उससे। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर सारा की तरफ चलते हैं और उनसे मैं ये सवाल करूंगी कि गर्मियों में एक ये भी बहुत ज़्यादा मसला आता है ओपन पोर्स का, उनको किस तरह से मिनिमाइज करना? जी सारा। पोर्स का बिल्कुल मसला आता है, और वो इसी वजह से आता है क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो पोर्स भी ऑफ कोर्स ओपन ज़्यादा होते हैं। तो और वैसे भी हीट की वजह से भी पोर्स ज़्यादा ओपन होते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कोल्ड फेशियल मसाज करते हैं, तो कोल्ड फेशियल मसाज की वजह से जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो ठंडक होती है किसी भी चीज़ की, वो पोर्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, बंद करती है। तो पोर्स ओपन होना इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये कुछ लोगों को, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये अच्छे नहीं लग रहे होते, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए एक तो ये कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है जो कि पोर्स को एक्चुअली कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, जैसे कि नाइसिनामाइड है। अब नाइसिनामाइड इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल, तो वो वैसे ही स्किन के लिए अच्छा होता है। इवन जो यूवी डैमेज होता है उसके लिए भी स्किन अच्छा होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बैरियर को भी प्रोटेक्ट करता है, पिगमेंटेशन से भी स्किन को कुछ हद तक बचाता है। तो नाइसिनामाइड एक तो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा घरों में कुछ
कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक तो ऑयल के लिए भी अच्छी होती है, जिन लोगों की ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होती है वो हफ्ते में 1 दफ़ा या मैक्सिमम 2 दफ़ा थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी उसको अर्क गुलाब में डाल के अगर लगाएं तो एक तो ऑयल जो है वो कम होता है और दूसरा पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जैसे मैंने आपको अभी बताई कि कोल्ड फेशियल मसाज, अब या तो उससे पानी ठंडे पानी से स्प्लैश कर लें या फिर जो आइस मसाज होता है वो थोड़ा सा कर लें, तो उससे भी पोर्स सेटल हो जाते हैं। तो ठंडे पानी का जो आइस से मसाज करना है वो हम घर से निकलते हुए कर सकते हैं और बाकी चीज़ें हम रात को यूज़ करें तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। वैसे बेहतर ये कि जो ठंडे पानी का है वो सुबह ही कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ तो सुबह के टाइम पे होती हैं, तो हमें ये चाहिए होता है कि स्किन ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मेकअप अगर करें तो वो पोर्स के अंदर ना जा रहा हो, तो इट कैन बी डन इन द मॉर्निंग। अब नाइसिनामाइड जो है इट कैन बी यूज्ड आइदर इन द मॉर्निंग और एट नाइट, वो डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन क्या है। अगर तो दिन के वक्त और आप कोई चीज़ नहीं लगा रहे तो सन ब्लॉक से पहले नाइसिनामाइड बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो यूवी डैमेज, मतलब कि जो सूरज की शुआओं का डैमेज होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, तो दिन के वक्त भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की रूटीन में और चीज़ें हैं जो दिन के वक्त वो अप्लाई करते हैं तो रात के वक्त लगा लें। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये आपकी अपनी स्किन रूटीन के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि गर्मियों में क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हेयर फॉल जो है वो भी ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो क्या हेयर फॉल की एक मेजर वजह पसीना आना है? हेयर फॉल की एक वजह पसीना और गर्मी, और उसकी वजह से जो स्कैल्प में, जो सर की जिल्द है उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, एक तो ये होती है, क्योंकि एक तो ये होती है कि सीजनल हेयर फॉल भी होता है, मतलब कि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बालों को भी जैसे हमारी स्किन को अडाप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस तरह से हमारे बालों को, हमारी जो सर की जो जिल्द है उसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस टाइम में तो कुछ हेयर फॉल होता है। फिर जो इन्फ्लेमेशन होती है पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से, वो भी थोड़ा सा ट्रिगर करती है। फिर एक और चीज़ होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली वो लोग जो अपने बाल बंद रखते हैं उनके सर में फिर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनकी ओवरग्रोथ होती है ह्यूमिडिटी की वजह से, पसीने की वजह से, जिसमें मेलासीजिया होता है। अब मेलासीजिया जो है ये खुश्की ज़्यादा करता है, मतलब कि इसका एक सिम्टम ये होता है कि ये जो बालों में खुश्की होती है उसको ज़्यादा कर देता है, बालों में इन्फ्लेमेशन को भी ज़्यादा करता है, और इसकी वजह से बाल काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। तो फिर इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जिन्हें करना पड़ता है। इसमें भी घरेलू टोटके इस्तेमाल नहीं करना है, एलोवेरा लगा लें या अलसी के पानी निकाल के लगा लें। प्याज का पानी कितना फ़ायदेमंद है? प्याज का पानी बालों के लिए ज़्यादा टोटके ना किए जाए तो बेहतर रहता है वैसे तो, लेकिन प्याज का पानी अच्छा है, मतलब कि ज़्यादातर जो फीडबैक है प्याज के पानी की, दैट इज़ पॉजिटिव। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इतना एविडेंस इसका नहीं है, क्योंकि हम लोग बीइंग डॉक्टर्स या फिर क्लिनिशियंस, हम लोग एविडेंस पे, क्लिनिकल एविडेंस पे जाते हैं। तो अगर आप स्टडीज़ देखें प्याज के पानी की, तो थोड़ी सी स्टडीज़ हैं और वो भी बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स पे की गई थी, और वो भी वो वाले पेशेंट्स थे जिनको एलोपेशिया एरिएटा था, जो कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। तो उन लोगों में प्याज के पानी को इस्तेमाल किया गया और कुछ हेयर ग्रोथ देखी गई थी, तो इट वाज पॉजिटिव, बट इट वाज अ स्मॉल स्टडी, सैंपल बहुत छोटा था और इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हमारे पास है नहीं। तो अगर इस पे और ज़्यादा स्टडीज़ की जाएँ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, एक्सपेरिमेंट तो नहीं इसको कहा जाएगा, लेकिन अगर और स्टडीज़ की जाएँ तो हमारे पास एविडेंस ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जो फीडबैक रिलेटेड एविडेंस है दैट इज़ पॉजिटिव, बहुत से लोगों को सूट करता है, लेकिन कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन भी कर देता है। तो ये भी बताइएगा कि जो लोग आउटडोर काम करते हैं और डायरेक्ट सन से जब उनका इंट्रैक्शन होता है तो ये होता है कि बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या कुछ चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम स्किन के लिए सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, तो क्या बालों के लिए भी कुछ करना चाहिए? बालों के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। आपकी एक तो अगर रूटीन अच्छी हो ना, तो आपका बेशक सन एक्सपोजर ज़्यादा भी हो, सन एक्सपोजर की वजह से बालों को ऐसे फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जो डैमेज हो रहा है स्किन पे उसी तरह से बालों पे भी होता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी पोल्यूशन है उसकी वजह से, जो हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं उनकी वजह से, और जो हम खुद केमिकल्स अपने बालों पे लगा रहे होते हैं उनकी वजह से डैमेज ज़्यादा होता है। तो अगर एक सिंपल स्किन हेयर केयर रूटीन अगर रखी जाए, मतलब कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा एक
प्लेन शैम्पू जिसमें जो क्लैरिफाइंग शैम्पू हो उसको इस्तेमाल किया जाए, और आप अपनी जो ऑयल है उसका थोड़ा सा मसाज कर लें। मतलब कि हफ्ते में एक दफ़ा आप कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल लगा लें बालों पे। कोशिश करें कि स्कैल्प पे इतना ज़्यादा ना लगे, क्योंकि बालों की जो सर की जो जिल्द होती है उसमें भी पोर्स होते हैं, उनके क्लॉग होने का मसला बन सकता है। फॉलिकल्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इशू होता है और बाल गिरने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑयलिंग इतनी ज़्यादा ना करें, जो बालों की लेंथ्स है उन पे ऑयलिंग करें, और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। रूट्स में ऑयलिंग नहीं करनी है, रूट्स में इतनी ना करें, थोड़ा सा आप लगा सकते हैं और मसाज कर सकते हैं। मसाज इज़ द मेन थिंग जो कि स्कैल्प को हेल्प करती है, जो ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। कंडीशनिंग आप कर सकते हैं, और कंडीशनिंग भी बालों की लेंथ्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अहमद साहब की तरफ, और उनसे मैं ये आखिरी सवाल करूंगी कि अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं और अच्छा बिजनेस करना चाह रहा है, तो एआई की मदद से किस तरह से एक जो है प्लान बना के उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है? अच्छा, सब एक और अगेन आपने बड़े मज़े के मिथ की बात की। बिजनेस के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं, आइडिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया भर बहुत बैठी हुई है, लेकिन अगर आप आएंगे जी हम चैट जीपीटी के थ्रू या एआई के थ्रू किसी भी आइडिया को पकड़ें। अच्छा, सबसे पहले तो आप जाके ना चैट जीपीटी से ये पूछें कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, यानी थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वही एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मुझे बताओ कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, इस इलाके में कौन से टॉप 5 आइडियाज चल सकते हैं। अब वो आपको टॉप 5 आइडियाज दे देगा। आपने उसको शहर भी बता दिया, जगह भी बता दी, कंट्री से लेकर, तो ठीक। अब उसे आपको टॉप 5 आइडियाज, 2 का तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी ये तो यहाँ पे चलेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप भी तो वहीं पे रहते हैं। और दूसरी बात ये कि एज ए खुद सोचें एज ए क्लाइंट कि क्या मेरे सामने क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। ठीक है, आज अब 3 में से कोई एक आइडिया आपने पकड़ना है। उस आइडिया को आपने लेके जाना है अपने क्लॉड के अंदर। क्लॉड में जाके आप उसको कहें कि अच्छा मुझे इसका बिजनेस प्लान दे दो। वो उसका बिजनेस प्लान आपको बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा बता देगा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप इसको और उसमें लिख दें कि भाई मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर कुछ पैसे हैं लिख दें कि ये इतने पैसे हैं मेरे पास। यानी जिसे कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे किसी और से भी उससे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वही बात अभी मैम ने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि इसका मतलब वो कुछ और कर रहे होंगे तभी वो चीजें सॉल्व नहीं हो रही उनकी। ठीक है, तो डोंट डू दैट, बी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ एंड एवरीबडी एल्स एज वेल। ठीक है, अच्छा अब आपने उसको पूरा की पूरी बात बताई। अब वो आपको एक बड़ा प्यारा सा बिजनेस प्लान बना के देगा कि अच्छा आप ये करें, फेज वाइज इस तरीके से करें, ये करें। उसके बाद अब आपने वेबसाइट बनानी है, आपको किसी बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप lovable.dev या Replit, इनके ना कुछ देर के लिए फ्री अकाउंट्स आते हैं, क्रेडिट ये आपको फ्री देते हैं। वहां पे जाएं, जाके अपनी चीज दें, वो आपको फ्री की एक वेबसाइट डेवलप करके दे देगा। उसको पब्लिश भी कर दें उसी टाइम, कुछ नहीं होगा। यानी क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो अहमद मंजूर के नाम से या अरूज मलिक के नाम से ना हो, वो किसी एबीसी के नाम से हो रही हो, सिर्फ आगे लिखा हो कि ये जी इसने से बनाई है। क्या फर्क पड़ता है इससे? एक तो हम लोग ना थोड़ा सा हमें मसला ये है कि हमारी बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने बिजनेस रन करना है, देयर इज नथिंग। ब्रांड कुछ अरसे बाद बन जाएगा आपका, एटलीस्ट काम शुरू होगा। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करें। उसके बाद तीसरी बात आती है मार्केटिंग। आज मार्केटिंग के टूल्स जो आप टिकटॉक स्टोर्स हैं, आपके ई कॉमर्स के इतने सारे, फेसबुक पे स्टोर है, वहां पे जाके मार्केट करना शुरू करें। वहां पे अपनी वेबसाइट को आप जाके जो है मार्केट करना शुरू करें, लोग आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं आएगा। अगर एक हफ्ते में, मिसाल के तौर पे शुरू के पहले एक हफ्ते में आपके पास एक क्लाइंट भी आता है ना, तो दैट इज अ सक्सेस। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऑनलाइन अगर कोई स्कैम होता है, जैसे कोई क्लॉथिंग जो है बहुत ज्यादा ऑनलाइन चलती है, एक ऐसा काम है, अगर नहीं ठीक कपड़े आते हैं या आपसे एडवांस पैसे मंगवा के आपको नहीं डिलीवर करते, तो फिर कंप्लेन कहाँ पे करनी है? अच्छा, वैसे तो इसका कोई हल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप एफआईए को जाके बता सकते हैं। एफआईए का साइबर विंग है जो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उनको जाके बता सकते हैं कि जी मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना अभी थोड़ी देर पहले जो मैं फोन पे एक बात सुन रहा था, उसमें भी यही चीज है कि जी कई पब्लिशर्स होते हैं, वो टाइम पे किताबें चीजें नहीं भेज रहे होते, आपको बड़ी ही फोटोकॉपी टाइप की आ रही होती है, आप इंस्टाग्राम से ऑर्डर करते हैं। मेरे साथ बड़ी दफा फ्रॉड हो चुका, बिकॉज मैं बुक रीडर हूँ। ठीक है, तो बड़ी दफा ये चीज हो जाती है कि जी लोग जो है ना आपको फोटोकॉपी करा के वो भेज देते हैं, यानी कि पैसे उन्होंने ओरिजिनल के लिए होते हैं। तो दिस इज आई नॉर्मल थिंग। एटलीस्ट अपने बिजनेस में जब आप शुरू करते हैं तो बी एथिकल, बी ट्रूथफुल, और इसी से चीज़ें बनती है। देखें, किसी ने बड़ा प्यारी कोट है किसी की कि अगर क्लाइंट पहली दफ़ा आपके पास आता है ना, वो क्लाइंट है, दूसरी दफ़ा आता है वो आपका एक लॉयल क्लाइंट बन जाता है, तीसरी दफ़ा आता है तो वो रिकमेंडेड क्लाइंट बन जाता है।
तो इसको कुछ ऐसे लेके चलें बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने जानने की कोशिश की कि एआई को किस तरह से बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने हमें बताया कि हम गर्मियों में अपने ना सिर्फ स्किन की बल्कि हाथों, पाँवों और सर की जिल्द की भी किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।